अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का 5th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और इसी में हमारी आज जो अगली एक्सटेंशन होगी दैट इज़ स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन एक दफ़ा बता दूं कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स से क्या मुराद है। देखिए, इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें हम वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, वेक्टर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर वेक्टर्स की टाइप्स। उसके बाद हमने वेक्टर का प्रोडक्ट देखा था स्केलर के साथ, उसमें हमने स्केलर नंबर के साथ भी उसका प्रोडक्ट देखा था। और फिर हमने वेक्टर का प्रोडक्ट देखा था स्केलर फिज़िकल क्वांटिटी के साथ। अब यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं, ये दो वेक्टर्स का आपस में प्रोडक्ट होगा जब वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब देखें, उस टाइप में हमारे पास क्या था, जब हम वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उस वक्त हमारे पास क्या था जी कि आंसर हमारे पास वेक्टर ही रहता है। बाज़ केस में ये हो रहा था कि वेक्टर सेम रहता है और बाज़ केसेस ऐसे थे जिसमें हमारे पास ये था कि वेक्टर भी चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वेक्टर को जब दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसमें हमारे पास रिज़ल्ट में दो केस पॉसिबल हैं। हमारे पास ये भी चीज़ पॉसिबल है कि वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और रिज़ल्ट हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए। इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। और ये भी केस पॉसिबल होगा कि वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा दैट इज़ आल्सो अ वेक्टर। इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होगा या वेक्टर प्रोडक्ट होगा। तो इस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में हम पहली टाइप आज पढ़ने लगे हैं जी, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो इसका इंट्रोडक्शन जैसा कि मैंने बता दिया, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टू गिव अ स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। डॉट सिर्फ कन्वेंशन यूज़ की जाएगी, दोनों में फ़र्क सिर्फ अगर आपने फ़र्क जो है वो फाइंड करना हो। दो वेक्टर्स हैं, कोई एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इसका रिज़ल्ट स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा, इसमें फ़र्क फाइंड करने के लिए, इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम फिर स्केलर जो हमारे पास आएगा रिज़ल्ट, इस केस में हम डॉट यूज़ कर लेते हैं और जिसमें रिज़ल्ट हमारे पास वेक्टर आएगा उसमें हम क्रॉस यूज़ कर लेंगे। तो इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम डॉट प्रोडक्ट भी है कि जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और रिज़ल्ट हमारे पास स्केलर आ जाएगा। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं जी, दो वेक्टर्स ए एंड बी हैं, दोनों का ए डॉट बी जब हम फाइंड करेंगे दैट इज़ ए डॉट बी इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये थीटा क्या चीज़ है, हमारे पास इन दोनों का आपस में एंगल होगा। जबकि ए और बी के मैग्नीट्यूड हमने मल्टीप्लाई करने हैं, फिर थीटा जो भी इनमें एंगल होगा इसका हमने कोसाइन फाइंड करना है और यहाँ से हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। अब देखें रिज़ल्ट जो हमारे पास है इसका, इसमें स्केलर नंबर हैं सारे, ए मैग्नीट्यूड बी एक स्केलर है, बी मैग्नीट्यूड भी स्केलर और कॉस थीटा भी स्केलर है, कहीं पे कोई डायरेक्शन नहीं आ रही, तो ये हमारे पास होगा जी डॉट प्रोडक्ट। एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो वर्क डन। अब देखें, वर्क डन दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर को जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिज़ल्ट हमारे पास आता है वर्क, और वर्क स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती। और इसको हम लिखते हैं W इक्वल्स टू एफ डॉट डी इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। अब देखें, ये चीज़ जब आपने उस वक्त अंडरस्टैंड की होगी तो इसको हम एफ इंटू डी कॉस थीटा भी राइट कर सकते हैं और डी इंटू एफ कॉस थीटा भी राइट कर सकते हैं। जैसा कि साइड पे आपको डायग्राम में आ रहा है नज़र कि अब हमारे पास ए बी कॉस थीटा, एक वेक्टर को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रिज़ल्ट आ रहा है ए बी कॉस थीटा। अब इसको हम इस तरह बी राइट कर सकते हैं ए इंटू बी कॉस थीटा, या फिर इस तरह बी राइट कर सकते हैं बी इंटू ए कॉस थीटा। अब बी कॉस थीटा का या ए कॉस थीटा का क्या मतलब होगा, अब ये ऊपर वाली डायग्राम हमें बता रही है बी कॉस थीटा। बी को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आप रिजॉल्व कर दें
तो बी कॉस थीटा ये वो कंपोनेंट होगा जो कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। इसी तरह आप ये काम भी कर सकते हैं कि ए वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दें। उस केस में ए कॉस थीटा वो वेक्टर होगा जो वो हमारे पास कंपोनेंट होगा जो कि बी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो आप दोनों काम कर सकते हैं। असल में हम क्या फाइंड करना चाह रहे होते हैं, जब एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हम एक का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे होते हैं और दूसरे का वो कंपोनेंट हम फाइंड कर रहे होते हैं जो कि पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो अगर एंगल आपको पता है तो फिर आपने सिंपल काम करना है जी, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर कॉस ऑफ थीटा। अब हम प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। स्केलर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आ रही है दैट इज स्केलर प्रोडक्ट इज़ कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का ये मतलब है जी, आप ए डॉट बी फाइंड कर लें या बी डॉट ए फाइंड कर लें, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा जो कि ए बी कॉस थीटा होगा। देखें, जब रिज़ल्ट आना ही स्केलर है, फिर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह जब हम यूनिट वेक्टर्स को जब उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा जी आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के। अब ये तीनों का रिज़ल्ट एक दूसरे के इक्वल है। क्यों इक्वल है? असल में पैरेलल वेक्टर्स के केस में आंसर हमारे पास मैक्सिमम आता है और परपेंडिकुलर के केस में आंसर मिनिमम आता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैरेलल के केस में या एंटी पैरेलल के केस में हमारे पास कॉस थीटा वैल्यू मैक्सिमम दे रहा होता है, या तो 1 देगा या -1 देगा। और परपेंडिकुलर के केस में कॉस 90 ये हमें 0 आंसर देगा। तो इसलिए जब कॉस 90 0 है तो फिर वेक्टर का प्रोडक्ट भी मिनिमम आएगा। और मैक्सिमम कब आएगा? जब वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे आई डॉट आई, इसका मतलब है कि दोनों में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। जे डॉट जे एंगल 0 डिग्री, के डॉट के एंगल 0 डिग्री। तो इनका जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये 1 के इक्वल आएगा क्योंकि सारे यूनिट वेक्टर्स हैं और इनका मैग्नीट्यूड 1 है। इसी तरह जब आप आई डॉट जे या जे डॉट आई डॉट के या के डॉट आई, जे डॉट के या के डॉट जे फाइंड करेंगे तो इनका आंसर 0 आएगा क्योंकि ये तमाम यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं और परपेंडिकुलर के केस में आंसर 0 आता है क्योंकि कॉस 90 0 के इक्वल है। अब अगला हमारा काम है जी, अगर हमने स्केलर प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में फाइंड करना तो फिर हम किस तरह लिखेंगे? अब देखें, ये बिल्कुल उसी के पैरेलल है जिस तरह हमने वेक्टर एडिशन को वेक्टर्स के कंपोनेंट्स की फॉर्म में फाइंड किया था। इसी तरह हम स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं। अगर हमें वेक्टर अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दे दिए जाएं तब हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना हो। तो हमारे पास कोई ए वेक्टर है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के डॉट बी वेक्टर है जी बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई प्लस ए एक्स आई डॉट बी वाई जे प्लस ए एक्स आई डॉट बी जी के, ये सोम जब सारी टर्म्स आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अब आपने क्या करना है जी, जब इनको आपने सिंप्लीफाई करना है तो इसमें आप देख सकते हैं कि आई डॉट आई ये रिज़ल्ट हमें 1 देगा, ये ऊपर हमने फाइंड भी कर लिया है। आई डॉट जे ये आंसर 0 देगा, ये टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। आई डॉट के भी आंसर 0 देगा क्योंकि ये भी ऊपर देख चुके कि आंसर 0 के इक्वल है। इसी तरह जे डॉट आई वाली टर्म भी 0 देगी। जे डॉट जे ये टर्म भी हमें आंसर देगी मैक्सिमम। तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, इसी तरह ए जी बी जी। देखें, हमारे पास सिर्फ वही रिज़ल्ट में आएंगे जो कि आई डॉट आई हैं, जे डॉट जे और के डॉट के, ये 3 टर्म्स आएंगी। इसके अलावा तमाम बाकी आंसर 0 देंगी क्योंकि हर एक में एक यूनिट वेक्टर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और एक वेक्टर मतलब आई का जे के साथ एंगल 90 है, जे का के साथ एंगल 90 है और 90 का जब एंगल होगा तो हमारे पास आंसर 0 आएगा।
और यहाँ से हमारे पास फाइनल जो रिज़ल्ट आ रहा है कि अगर दो वेक्टर्स अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दे दिए जाएँ तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ ए डॉट बी इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। जैसा कि इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स के केस में आंसर मिनिमम आएगा और ये ज़ीरो होगा मिनिमम। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉज 90 इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि कॉज 90 ज़ीरो के इक्वल है। अब इसी तरह दो पैरेलल वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा ये इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसी तरह दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे तो इस केस में भी जो प्रोडक्ट आएगा ये इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा और साथ माइनस साइन आएगा। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस 0, ये उस केस में जब ए और बी पैरेलल हैं। इसी तरह अगर ए और बी एंटी पैरेलल हैं तब हमारे पास आंसर आएगा ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस 180 इक्वल्स टू माइनस ए बी। अब देखें एक चीज़ इसमें आपने अंडरस्टैंड करनी है कि वेक्टर्स पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, दोनों केसेस में आंसर मैक्सिमम आता है। माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसी तरह अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट फाइंड करना चाहें एक वेक्टर का उसी के साथ अगर प्रोडक्ट फाइंड करना चाहें तो फिर इसके स्केयर मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल आएगा, क्योंकि वेक्टर का अपने साथ ही एंगल 0 डिग्री होगा। ए कॉस 0 इक्वल्स टू ए स्केयर। अब जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि वेक्टर्स को जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में फाइंड करना होगा तो ये हमारे पास ए डॉट बी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी है। अब अगर हमने इनका एंगल फाइंड करना हो तो हम फिर इस तरह राइट कर सकते हैं जी, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। और यहाँ से कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, cos theta will be equal to ax bx plus ay by plus az bg divided by ab। तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।